इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है। कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? देश की संसद में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। कांग्रेस और एसपी समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, तो वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली हुई असीमित शक्तियों पर अंकुश लगा करके बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश भी कर दी है। और आपको बता दें कि देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो कि उस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं और इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में हैं। भारत के सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल। तो वक्फ बिल के संशोधन बिल जब पेश किया गया, इसके बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि इस बिल को लेकर के कई लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, तो कई लोग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल का जेडीयू ने समर्थन किया और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन करते हुए संसद में कहा है कि ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। उन्होंने समर्थन देने की वजह भी बताई है। सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? वक्फ संशोधन बिल का एलजेपी रामविलास पार्टी ने भी समर्थन किया। समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बिल के समर्थन में है। रामविलास पासवान शुरू से ही अल्पसंख्यकों के लिए बुलंद आवाज रहे हैं और हम भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं और अगर ये बिल कमेटी के पास जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी पार्टी बिल्कुल इस अमेंडमेंट बिल के समर्थन में, क्योंकि हमारे जो पार्टी के संस्थापक है रामविलास पासवान जी, वो शुरू से ही अल्पसंख्यक वर्ग की बिहार प्रदेश में एक बुलंद आवाज थे। 2004 में उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई अल्पसंख्यक वर्ग होना चाहिए। तो 2004 में जब लोग इसकी बात चर्चा भी नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात उठाई थी। तो ऐसा नहीं है, हमारा पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ा रहता है। और आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो 1995 के एक्ट को अमेंडमेंट, जो उसके एक्ट के प्रोविजंस में अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम लोग उसके पक्ष में है। पर हाँ, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो इस पे वाइडर कंसल्टेशन चाहते हैं, अगर ये बिल कमेटी के पास जाती है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने लोकसभा में पेश वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून में पहले भी संशोधन हुए हैं, लेकिन वक्फ के नाम पर जो लूट हो रही है
उसे रोकने की कोशिश है। विनेश फोगाट के मामले में राज्यसभा के सभापति के अपमान पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। वक्फ कानून के अंदर पहले भी बहुत संशोधन हुए हैं, लेकिन सरकार अभी वक्फ के हित में संशोधन कर रही है। इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रही है, समाज के हर वर्ग को शामिल कर रही है। इसमें जो वक्फ के जो अधिकार हैं वो कानूनी दायरे से बाहर हो गए थे, कानूनी दायरे में उसको लाया जा रहा है। इस पर जो हंगामा बर्पा किया जा रहा है ये गलत है। मोदी सरकार की नीयत है कि वक्फ के नाम पर जो लूट होती है उसको बंद किया जाए। कटिहार में एनएचएम कर्मियों के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कटिहार पहुंचे थे, जहां पर उनका अभिनंदन किया गया। एनएचएम कर्मी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलना चाहते थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें मिलने नहीं दिया और धक्का मुक्की कर वहां से भगा दिया। अपने साथ इस तरीके के बर्ताव से एनएचएम कर्मी काफी नाराज हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग खड़े थे गेट पे, जितने भी बीजेपी के जितने भी हैं पार्टी, वो सारे मिलकर के हम लोग महिला कर्मी पे हाथ चला दिए, धक्का देकर के बाहर निकाला गया। किसी का बाल, किसी का गला, किसी का कॉलर, कुछ भी जहाँ मन तहाँ कहीं भी पकड़ करके निकाला गया। मंत्री जी से हम लोग अपना मांग पूरा करने के लिए बोलने आए थे। हम लोग वहाँ खड़ा थे, वो लोग आए गर्दन पकड़ के ऐसे ठेल दिए। कौन थे वो नेता थे बीजेपी के। हाँ, किसके नेता थे? वही बीजेपी के नेता थे। आप लोग यहाँ मांग करने के लिए, अपना हक के लिए कोई भी अधिकार मांगता है। हम लोग अपना हक गलत तरीका से, पुलिस में थी, हम लोग को हटाने के लिए। बिहार सरकार ने सड़क हादसे के मददगार को मिलने वाली राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि गुड सर्वेटर के तहत में बिहार सरकार पहले से राशि दे रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। कोई भी एक्सीडेंट होता है उसका 1 आवर जो होता है, 1 आवर, वो गोल्डन पीरियड होता है। अगर उस समय आप मदद करते हैं जो भी लोग, तो वो तुरंत उसको 100% चांस रहता है बचने का। इसके तहत हम लोगों ने पहले उसको 5,000 राशि किया था, उसको 10,000 कर दिया है, ताकि जो लोग मदद करें उनको वो प्रोत्साहित राशि हम लोग देते, ताकि लोग का उत्साह बढ़े, समाज में इंसानियत जिंदा रहे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस की सबसे युवा विधायक अंबा प्रसाद का आज एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद ने कांटतरी पंचायत में महिलाओं के साथ धान रोपनी की। विधायक माथे पर टोकरी लेकर किसानों के साथ धान का बिचड़ा लेकर खेत में पहुंची और धान की रोपाई की। अंबा प्रसाद अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं और ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंबा प्रसाद धान की ये टोकरी लेकर के गई हैं और रोपनी कर रही हैं महिला किसानों के साथ में। और ये अलग अंदाज देख करके अंबा प्रसाद का जो किसान है वो काफ़ी खुश हैं, उनके साथ जो महिला किसान रोपनी कर रही हैं वो काफ़ी खुश हैं। और इस तरीके का अलग अनोखा अंदाज अंबा प्रसाद का हमेशा से देखने को मिलता रहा है। बिहार का अररिया जिला हमेशा से कुछ न कुछ मुद्दे को लेकर के सुर्खियों में रहता है। और देखिए, बीते दिनों एक और जहां पुल का गिरना एवं बिना नाला एवं नदी के पुल का निर्माण हो जाना सुर्खियों में रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अररिया के फारबिसगंज क्षेत्र में 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा की लागत से सड़क और नाले की स्थिति जर्जर हो गई। करीब 1.5 साल पहले बनी इस सड़क पर गिट्टी, सीमेंट और छड़ सब अलग हो गए। सड़क पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। बरसात के दिनों में आए दिन यहां पर दुर्घटना होती रहती है। आरजेडी नेता ने डीएम को ज्ञापन सौंप करके पूरे मामले की जांच की मांग की है। आप देखिए कि 1 साल हुआ है लगभग इस रोड को बने हुए। बड़ी गाड़ियों का आना जाना है, शहर को जोड़ता है हाईवे से ये रोड, और इसकी स्थिति यह देख लीजिए कि आज एक एक ईंट इसमें से निकल रही है। पटना पुलिस ने ट्रेन में महिला से हुई लूट मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने लूट के लाखों रुपए बरामद किए। मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का है, जहां पर दानापुर ईएमयू लोकल ट्रेन से महिला यात्री का बैग लूटकर एक अपराधी सचिवालय हॉल्ट के पास फरार हो गया। गर्दनीबाग थाना गश्ती दल पुलिस ने भाग रहे अपराधी मोहम्मद रजा को पकड़ा, जिसने रेल यात्रियों के साथ छिनतई और चोरी करने की बात कबूल की है। पीड़ित महिला दानापुर की रहने वाली है, जिसके पास से 4,45,000 रुपए लूट लिए गए थे और पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है।
आरा में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। 2 गोली लगने से युवक घायल होकर के गिर पड़ा, जिसे आरा सदर अस्पताल लाया गया। गंभीर हालत देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, लेकिन परिवार के लोग आरा में ही इलाज करा रहे हैं। उद्वंत नगर के मध्य विद्यालय के पास की ये घटना है, जहां पुरानी रंजिश में कृष्ण सिंह पर फायरिंग की गई थी। 3 की संख्या में बाइक से आए हुए बदमाशों ने ये फायरिंग की थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आइएगा, कल से ड्यूटी आप लोगों का चालू हो जाएगा। फिर हम लोग वहाँ गए तो वहाँ के सर लोग बोले कि नहीं 2 दिन बाद आइएगा, अभी जॉब नहीं खाली हुआ है। तो हम लोगों ने वहाँ से चल दिए और जितना देर वहाँ हुआ उसके दौरान हम लोगों ने अपने बाइक से घर की ओर चल दिए। इसी दौरान 2-3 बाइक वाला आया, 2 बाइक वाला, और वहाँ पर ऐसा किया कि बाता बहस हुई और उसी दौरान एक गोली मार दिया नीचे और दूसरा गोली पेट में लगा। खबर बगहा से है, जहां पर जेडीयू नेता विभव राय की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में है। जिस सैलून में हत्या हुई उसे फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों से भी इनपुट जुटाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसपी ने हत्या से जुड़े हुए सभी तथ्यों के बारे में जानकारी ली और विभव राय के संबंधों की भी जानकारी ले रही है। हत्या के बाद जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ उससे पुलिस की चुनौती भी बढ़ती हुई दिख रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय भी कल रात्रि में पहुंचे घटनास्थल पर, उन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। हम लोगों ने एसएसएफ की टीम को भी और अपनी तकनीकी जो टीम है वो भी यहाँ पहुंची हुई है और विभिन्न पहलुओं पे हम लोग घर वालों से भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या हो सकता है ऐसा, और अन्य पहलुओं पे भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अगली खबर नवादा से है, जहां पर झारखंड पुलिस ने शातिर ठगों की तलाश में छापेमारी की। तांत्रिक के वेश में कोडरमा में सतगावा के सुधीर सिंह के घर से करीब 200 ग्राम सोना लेकर ठग नवादा ले गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। 3 में से 2 शातिर को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर नवादा में छापेमारी की गई। स्वर्ण कारोबारी विक्की कुमार के घर पर पुलिस ने छापेमारी की और इस छापेमारी में कुछ बरामद नहीं हुआ, लेकिन कारोबारी शक के घेरे में है। झारखंड पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी है। चाईबासा से बड़ी खबर, सारंडा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। कोबरा बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी घायल हुए। बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। ग्रीन कॉरिडोर बना करके घायल एसआई को रांची लाया गया। आपको बता दें कि डॉक्टरों की टीम एसआई के इलाज में जुटी हुई है। घायल जवान से मिलने के लिए कई अधिकारी भी पहुंचे। कोबरा बटालियन के एसआई घायल हो गए। आपको बता दें कि आईईडी ब्लास्ट में एसआई घायल हो गए। चाईबासा में एक बार फिर नक्सलियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है और नक्सलियों के बिछाए गए आईडी के जाल में एक एसआई कोबरा 209 बटालियन के एसआई जितेंद्र जी आ गए और फिलहाल वो घायल हैं और उनकी बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची लाया गया है। बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर एयरलिफ्ट के माध्यम से उन्हें लाया गया, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। इस घटना को लेकर जैसे ही जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली उसके बाद से ही जो हॉस्पिटल है उसे अलर्ट पर रखा गया। तमाम चीज़ों का इंतजाम किया गया। डॉक्टर भी पहले से मौजूद थे और तमाम चिकित्सा के कर्मी जो हैं वो अलर्ट नज़र आए। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि एयरपोर्ट से राज हॉस्पिटल तक लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया ताकि हॉस्पिटल पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, समय जो है उसकी बचत हो सके। इसे देखते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। वहीं पूरे मामले में अगर बात की जाए तो चिकित्सकों के द्वारा फिलहाल जो एसआई हैं उनकी जांच की जा रही है और फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है। आईडी की चपेट में आने से ये पूरा हादसा हुआ है। बता दें कि चाईबासा का जो इलाका फिलहाल अभी भी नक्सल प्रभावित है। वहाँ पर नक्सलियों ने खुद की सुरक्षा को लेकर और वहीं पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने को लेकर जगह जगह आईडी बिछाई हुई है और लगातार इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी देखने को मिली थी और फिर एक बार नक्सलियों के बिछाए आईडी की चपेट में जवान आए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे दरमियान इस तरह की जो घटना हुई है इसके बाद पुलिस प्रशासन की जो रणनीति होती है वो किस तरह से होती है। फिलहाल अभी भी चाईबासा इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। तमाम वरीय अधिकारी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें
एक बेहतर रणनीति के तहत आगे बढ़ने की बात जो है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा कही गई है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुरक्षा बल जो हैं वो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसे और किस तरह से तेज करते हैं। रांची से न्यूज़